नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे हेल्थ टॉक शो में स्वागत है। हर दिन की तरह आज का दिन है खास, क्योंकि मेरे साथ में है खास इनवाइटी। हमारी सीनियर हैं डॉक्टर अंजलि शर्मा। आप दिल्ली से हैं। आपने BNYS SDM कॉलेज से किया और आपका 9th बैच था, हमारा 16th बैच था। आप हमारे सीनियर हैं और आपने जो अपना क्लिनिक ओपन किया है, आप फाउंडर डायरेक्टर हैं शुद्धि नेचुरोपैथी क्लिनिक, न्यू दिल्ली। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आज इनवाइट करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे शो में डॉक्टर अंजलि शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप नेचुरोपैथी में कैसे आए और कैसे आपको ये मोटिवेशन मिला कि खुद का क्लिनिक खोलें और खुद का क्लिनिक रन करें। और आपने और अच्छा काफी काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों से आप शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने BNYS मैंगलोर से किया, SDM कॉलेज से। तो अ, मेरा बचपन से एक सपना था डॉक्टर बनने का। और पर मैं ये नहीं चाहती थी कि पता है टैबलेट्स दो और साइड इफेक्ट्स आए, तो कभी समझ में नहीं आया कि डॉक्टर तो बनना है पर दवाई वाला डॉक्टर नहीं बनना, तो क्या बनना है। तो बहुत बाय चांस ऐसा हुआ था कि मेरी बुआ जी एडमिट हुई थी जिंदाल में, और तब वहाँ फर्स्ट बैच एडमिशन कर रहे थे। और उन्होंने इमीडिएटली बोला कि बेटा तू ये क्यों नहीं देख लेती। तो फिर पता चला कि वहाँ कॉलेज स्टार्ट हुआ है और नेचुरोपैथी कॉलेज है। और फिर उसके सेकंड बैच से हमने स्टार्ट किया, और हमारा कॉलेज अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। फिर हम SDM पहुंचे और वहां से मेरा नेचुरोपैथी पूरा हुआ। बस फिर उसके बाद ये लगन थी कि पेशेंट्स को ठीक करना है कैसे भी करके, और शहर में रह के, सिटी में रह के हमें लोगों को ठीक करना है। तो हर कोई बाहर 10 दिन लगा के, 15 दिन लगा के नेचुरोपैथी सेंटर्स में नहीं आ सकता। तो इसीलिए मुझे सिटी के अंदर ही अपना एक सेंटर खोलना था, और दिल्ली क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस है, और ऐसे करके मैं दिल्ली पहुंची, और दिल्ली से ही मेरी प्रॉपर नेचुरोपैथी जर्नी स्टार्ट हुई, और तब मैंने अपना क्लिनिक खोला। तो बहुत यहाँ से बढ़िया। मेरा स्टार्ट हुआ। और आपने शायद एलोपैथी हॉस्पिटल में भी, वहां पर भी कुछ किया है, तो मैं चाहूंगा हाँ, कि वो भी हमारे दर्शकों को शेयर करें। 2 एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं। एक कैंसर स्पेशलिटी है, और एक जनरल एलोपैथी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ मैंने अपना डिपार्टमेंट खोला, और वहाँ अब तो करीब करीब 10 साल से ज्यादा हो गए हमारे डिपार्टमेंट को। और जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, तो पहले रेगुलर चेकअप से स्टार्ट करके कैंसर, और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो बाय डिमांड करते करते इसकी जरूरत इतनी बढ़ गई कि हमने फिर एक अलग से एक डिपार्टमेंट खोला, जो कि एक्यूपंक्चर फॉर इनफर्टिलिटी है। और ऐसे करके फिर मैक्स हॉस्पिटल ग्रुप जो है, उन्होंने भी अब मुझे इनवाइट करके अब मैं उनके पैनल में हूँ। तो ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के पैनल में भी मैं हूँ। तो ये ये तो था मेरा। बहुत बहुत अच्छी चीज है जानना। और क्योंकि आज जैसे आपने बताया कि इनफर्टिलिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और हर कोई हेल्दी कंसीव करना चाहता है, पर ड्यू टू सम और अदर कॉजेस, कुछ कारणवश कंसीव करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बिल्कुल तो हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी फर्टिलिटी के लिए, एक्चुअली मेंटेन करने के लिए या हेल्दी फर्टिलिटी रखने के लिए क्या पैरामीटर्स रहते हैं, और कैसे हम इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं, उसके ऊपर कुछ आप थोड़ा सा अगर हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इनफर्टिलिटी जो है ना, इसकी जर्नी एक लड़की के ऑलमोस्ट बर्थ से स्टार्ट होती है। बर्थ से ही हमें लड़कियों के लिए एक स्पेशल डाइट्स का ध्यान रखना चाहिए हमको। उनका डाइट की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी लड़कों से अलग होती है और थोड़ी ज्यादा होती है।
क्योंकि उनका वो जो हार्मोनल ग्रोथ है उसमें उनका न्यूट्रिशनल जो एक जर्नी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे पहले जो बिगनिंग होता है, जो होता है हेल्दी मेनार्के से। तो मेनार्के, हेल्दी पीरियड्स, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एक तो होता है न्यूट्रिशन, सेकंड होता है जो फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली जब से एक लड़की पैदा हुई है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में उल्टा जैसे सोचते हैं ना कि जब से बेटी पैदा हुई है तो उसका दहेज इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली उस दहेज को उसकी न्यूट्रिशन पे, उसकी फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट पे शिफ्ट कर देना चाहिए। वहां से एक लड़की की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो आपका फिजिकल ग्रोथ, ऑर्गन ग्रोथ, जो मसल ग्रोथ रिक्वायर्ड होता है। तो अ, जो विमेन का जो हिप होता है ना, जो लोअर अब्डोमेन होता है, वो उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसके मसल रिक्वायरमेंट अलग है। उसमें वो ऑर्गन्स को सपोर्ट करना है, हर मंथ के पीरियड्स को उसने सपोर्ट करना है, प्लस उसके साथ साथ उसको हेल्दी बर्थ को भी सपोर्ट करना है, एंड कैरिंग अ बेबी। तो इस पूरी चीज को सपोर्ट करने के लिए, वो मसल डेवलपमेंट के लिए जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड एक्सरसाइजेस चाहिए, और ऑफ कोर्स हेल्दी पीरियड्स चाहिए। और सबसे बड़ा जो एक फैक्टर आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गया है, एक तो है स्ट्रेस। तो हेल्दी माइंड जो हम कहते हैं ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ही। मतलब साइलेंट किलर है स्ट्रेस, जो है एक साइलेंट किलर है। आई थिंक कैंसर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया आज के टाइम में, बट वही इंपॉर्टेंस हमें स्ट्रेस को देना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस इज समथिंग जो आपको धीरे धीरे मार रहा होता है और आपको हर बीमारी की चपेट में लाता है, आपके हर ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है, बट हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो एक स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसी से हम आगे बढ़ते बढ़ते पीरियड्स में काफी इश्यूज डेवलप होने लग जाते हैं, अगर ये सारी चीजों के हम ध्यान ना दें। अच्छा, ओबेसिटी एक और प्रॉब्लम आ गया है आजकल। तो बहुत अर्ली एज में ही लड़कियों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ गया है, विच इज अगेन बिकॉज ऑफ, आई एम सॉरी, विच इज अगेन बिकॉज ऑफ जंक फूड, अगेन मैल न्यूट्रिशन, बैड फूड, स्टोर्ड फूड। ये सारी चीजें अगेन, मतलब घूम फिर के बात आती है हमारे खाने पे, हमारी रहन सहन पे, हमारी लाइफस्टाइल पे। और वो आगे बढ़ के हमारे हार्मोनल इश्यूज, सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब बहुत कंट्रीब्यूट करता है इन सारी चीजों पे। तो हर हेल्दी फर्टिलिटी के लिए हेल्दी लड़की चाहिए, हेल्दी बचपन चाहिए, और हेल्दी ग्रोथ चाहिए। यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे मतलब हमारे देश में अगर देखा जाए तो इनिशियली जैसे पौष्टिक आहार तो आपने कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कहा ही, कि अगर आहार अच्छा नहीं है तो हेल्दी प्रेगनेंसी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो पहले बात करते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं पीरियड्स के रिलेटेड जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर करती है कि उसको कंसीव करने में आगे प्रॉब्लम हो। तो कुछ ऐसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स हो। हाँ, सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि आजकल ऑलमोस्ट कॉमन हो गया है, वायरल फीवर के जैसा हो गया है, इज पीसीओएस और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इन दोनों में फर्क ये है कि पीसीओडी में आपको सिस्ट फॉर्मेशन दिखता है, आपको सिस्ट दिखते हैं। पीसीओएस में सिस्ट दिखते नहीं है, हर बार सिस्ट बनते हैं और अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, कई बार वो कैच भी नहीं होते हैं। बट वो आपके पीरियड्स की रेगुलेशन खराब करता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर करता है, ब्लीडिंग को इरेगुलर करता है, पेनफुल पीरियड्स करता है, जिसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं, जो ओवम है, जो आपके एग्स हैं, वो डेवलप नहीं होते ऑन टाइम। तो अगर आपका जो रेगुलर साइकिल ही नहीं होगा तो आपका एग्स टाइम पे डेवलप नहीं होंगे। तो वो पूरा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एग्स टाइम पे होना जरूरी है।
एक पर्टिकुलर ओव्यूलेशन टाइम पे एटलीस्ट होगा तो आपके हेल्दी एग्स आएंगे, हेल्दी एग्स आएंगे तो ही तो आप फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा एक बहुत कॉमन फैक्टर जो अब हो गया है वो है थायराइड की वजह से जो हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है। तो थायराइड अगेन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से एग्स डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। तो एग्स, कई बार एग्स हो रहे हैं, एग्स आप डेवलप कर रहे हो बट वो बहुत वीक हैं, वो आप कैरी नहीं कर सकते उनको, वो बहुत वीक हैं, वो फर्टिलाइज हो जाएंगे तो भी वो ग्रो नहीं कर पाते, वो बहुत वीक होते हैं। उसके अलावा अगेन जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, जो हमारा यूट्रस है, वो इतना वीक होता है कि वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। तो ये आपका जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और जो पहला ही साल जाता है आपके मेनार्के का, जो इनिशियल फर्स्ट और सेकंड ईयर होता है, उसी से आपको पता चलने लग जाता है कि ये कितना हेल्दी साइकिल्स हैं। और अगर हम तभी से उस पे ध्यान दें, उनके न्यूट्रिशन पे, उनके स्ट्रेस पे, उनके थायराइड लेवल्स पे, ओबेसिटी पे, और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज अब हमको स्टार्ट करने पड़ेंगे क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा सिटिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारा लाइफ साइकिल जो है वो सब बैठ के होता है ना। अब तो चलो वैसे ही हम बाय डिफॉल्ट कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो गए हैं, बट इवन अदरवाइज अगर देखा जाए तो स्कूल में हम बैठे रहते हैं, पहले के जैसे स्पोर्ट्स उतने ज्यादा नहीं रहे, है ना। और हम स्कूल के गेट से निकलते हैं, हमारी कार्स या बसेस हमें पिकअप करती हैं, हम घर पे ड्रॉप होते हैं, इतना होमवर्क होता है कि हम खेलने भी नहीं जा पाते हैं। तो पहले लड़कियां डांस क्लासेस जाती थी, बहुत कुछ करती थी, वो सब कम हो गया है। सो एक्सरसाइज रूटीन भी एक लेके आना पड़ेगा जिससे कि हमारा मसल स्ट्रांग रह सके, तभी वो हेल्दी पीरियड्स को कैरी कर पाएंगे, तभी हमारी ओवरीज, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, राइट। इसमें अगर एक चीज मैं यहाँ पर जानने की कोशिश करूँ हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे पीरियड्स चालू होते हैं तो सबसे हेल्दी यूं कहूँ कि ओवम का फेज जो फर्टिलाइजेशन का है वो कौन सा होता है, और उस टाइम पे हार्मोन्स कितना रोल प्ले करते हैं, और उसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने डाइट का तो ओवुलेशन बताया, पीरियड फिजिकल, होता है एक, हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। जी जी जी। तो ओवुलेशन एक पीरियड होता है, वो ऑलमोस्ट आप लगा लो पीरियड्स खत्म होने के 8th डे से लेके 14th to 15th डे तक होता है, कईयों को 16 डे तक भी होता है। तो वो एक पीरियड में आपका एग जो होता है वो इजेक्ट होता है, ठीक है, और वो आपका यूट्रस के अपर पार्ट में वो रहता है काफी टाइम तक, ताकि आप वो फर्टिलाइज हो, है ना। अब उधर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एक वो जो एग सेल है उसका जो वॉल है इतना वीक होता है कि वो बर्स्ट हो जाता है इससे पहले कि वो फर्टिलाइजेशन पे पहुंचे। तो वो न्यूट्रिशनल है सबसे पहले, और हार्मोनल, दोनों कॉज है उसके। अब स्ट्रेस भी है। सो लिटरली एक स्ट्रेस रहता है अगर आप गोइंग टू कि अब आपकी शादी हो गई और अब आपको वो साइकिल में फर्टिलाइज करना है, तो उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, एक एक जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो उस वक्त इतना स्ट्रेस होता है कि आपका हार्मोन वीक होता है, ठीक है। हार्मोन वीक होने की वजह से जो न्यूट्रिशन आपको यूट्रस ओवरीज में पहुंचना है वो नहीं पहुंचता है, वो उसकी वजह से फिर ये एग जो होता है ये वीक होता है। तो इसीलिए वो पूरा एक साइकिल है ना। तो अनफॉर्चुनेटली बांझपन या इनफर्टिलिटी एक स्टिग्मा है, एक ना सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक स्टेटस सिंबल जिसे हम कहते हैं ना कि आज की डेट में अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, वैसे। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस चीज को उसके इर्द गिर्द हटा दें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट आजकल सब लोग वर्किंग विमेन है, तो ऑलरेडी हमारे पास वर्क स्ट्रेस है,
ऑलरेडी वर्क के साथ फैमिली संभालने का स्ट्रेस है ना, और बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे जैसे आप हर 5 साल आपका शरीर चेंज हो रहा है, तो वो चेंजेस भी होते हैं। तो आई थिंक सोसाइटी को फ्रॉम डे वन ऑफ मैरिज जो एक सवाल शुरू होता है कि अब क्या, वो एक सवाल बंद करके वो स्ट्रेस लेवल कम कर देंगे, तो अपने आप एटलीस्ट जो वो खाएंगे, नॉर्मल सिंपल होम फूड भी है अगर, तो वो न्यूट्रिशन रहेगा, वो न्यूट्रिशन फलेगा, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस लेवल कम होगा तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। नहीं, कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है वो इसलिए भी है कि जैसे आपने एग्जैक्टली बताया कि मैरिज के बाद में उनको अब एकदम से टेंशन होना चालू हो जाता है कि कंसीव होना है और हाँ जी, ओव्यूलेशन फेज है, या बिल्कुल अब कंसीव करना है और कंसीव हो नहीं रहा है, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंसीव नहीं होता है, तो वो स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ती बढ़ता जाती है। जाएगा, बढ़ता जब जाएगा। बढ़ता जाता है तो वो और स्ट्रेस करता है और ओवम को जो है हेल्दी नहीं रहने देता है। अच्छा, यहाँ हम्म। पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, हेल्दी ओवम को रखने के लिए खास करके न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी वैसे तो सारी न्यूट्रिशन है ना, है? बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक तो आपको ओमेगा 3, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और विटामिन लेवल्स, आपके विटामिन लेवल्स बहुत हाई होने चाहिए, राइट। एंड क्योंकि वो हार्मोन रिलेटेड है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारा हैप्पी हैप्पी केमिकल होना चाहिए, राइट। तो वो आपको रॉ फूड से बहुत मिलता है, राइट। क्योंकि एक तो वो फ्रेश होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तामसिक खाने में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो सात्विक खाना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस, इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो जितना ज्यादा हम फ्रेश फूड, जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फ्रेश सैलेड्स, फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स, इवन की जो कुक्ड फूड हम खा रहे हैं, तो वो जहां तक हो सके वो फ्रेश हो। मतलब कई बार हम होता है कि आज की सब्जी हम अगले 3 बार तक चलाते हैं, तो फ्रिज से निकाला और फिर उसको गर्म किया, रीहीट करने से उसका न्यूट्रिशन बार बार ब्रेक होता रहेगा, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जंक फूड है। तो घर की बनी, चाहे वो लौकी की सब्जी हो या वो पिज्जा हो, अगर तीसरे दिन दूसरी बार गर्म करके, तीसरी बार गर्म करके खा रहे हैं, तो वो दोनों बराबर है, राइट। तो वो एक तो ओमेगा 3 स्पेशली, अगर स्पेशली वेजिटेरियन है तो आप स्पेशली फ्लैक्सीड के फॉर्म में या ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में आप उसको ऐड करो अपने डाइट में, राइट। और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि मैंने कहा कि जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट हमको ट्राई करना है कि हमारा एक मील, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में से हम एक मील को एटलीस्ट रॉ फूड में कन्वर्ट करें, रॉ फूड्स लें उसमें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्रेश जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैप्पी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो कोई भी ऐसी जैसे सिस्ट को नहीं बनने देंगे कभी भी। कभी भी एक डेड सेल क्रिएट नहीं होगा आपकी बॉडी में अगर आप फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ फूड खाते रहेंगे तो इसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, हाँ, है ना, ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में ऐड करो। विटामिन के लिए अगेन रॉ वेजिटेबल्स जितने भी हो सके, स्प्राउट्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बाउल ऑफ स्प्राउट्स इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 to 3 मल्टीविटामिन टैबलेट्स, है ना। तो हम yes, हर बार एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि प्लीज हम तो वीक हो रहे हैं, हमको टांगों में दर्द हो रहा है, हमारे पीरियड्स ऐसे हो रहे हैं, और वो एक मल्टीविटामिन टैबलेट दे देते हैं। इससे अच्छा डेली एक बाउल ऑफ स्प्राउट्स, एक बड़ा अच्छा सा भरपूर प्लेट भरा हुआ सैलेड, और जिसमें कम से कम 3 से 4 रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, है ना। तो जितना कलर्स हम ऐड कर सकते हैं अपने फूड प्लेट में, उतने ही आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में वो कलर्स ऐड होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे रेनबो कलर है, या हम जैसे मेडिकली नेचुरोपैथी में कहते हैं क्रोमो
क्रोमो थेरेपी, कलर्स है, यस क्रोमो यस कलर्स हैं, तो यस। ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे इम्पैक्ट जरूर देते हैं। कलर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जैसे पीसीओडी है या पीसीओएस प्रॉब्लम है, खास करके वो आजकल बहुत कॉमन हो रही है और यंग गर्ल्स दे आर गेटिंग मोर अफेक्टेड विद दिस। तो इसमें नेचुरोपैथी में हम खास करके क्या ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे आपके यहाँ पर जो यूज होते हैं? क्योंकि आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप मेरे स्पेशल इनवाइटी हैं और आप उस फील्ड की मास्टरी रखते हैं, तो डेफिनेटली मैं आज आपका नॉलेज दर्शकों तक मेरे से पहुंचाऊंगा। ज्यादा मास्टर तुम हो, क्योंकि तुम बचपन से नेचुरोपैथी को सुनते आ रहे हो और तुम्हारे अंदर वो ऐसे घोट के पिलाया गया है। हम बच्चों बट को स्टिल गुट्टी देते हैं ना, वो तो तुम्हारे अंदर है। बट स्टिल कि आज हाँ आज मर्यादा रखूंगा। आज आपका दिन है और आज आप मेरे स्पेशल इनवाइटी हैं, तो डेफिनेटली आपने उसमें ज्यादा केसेस देखे हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर अच्छे से बता पाएंगे। तो पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें खास करके क्या नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स करेंगे? और जो आज हम बात करने वाले हैं खास करके एक्यूपंक्चर के लिए और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स हेल्दी फर्टिलिटी के लिए, तो मैं यहाँ पर पहले पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानूंगा और फिर डायरेक्टली आ जाएंगे हेल्दी फर्टिलिटी के लिए कितना योगदान प्रदान करता है। दोनों के लिए ट्रीटमेंट्स लगभग मिलते जुलते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी में दो सबसे आसान, दो सबसे कॉमन और बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। एक तो बहुत सिंपल अब्डोमेन रैप है, जिसको हम अब्डोमेन पैक, पेट का लपेट बोलते हैं। ठीक है। कई केसेस में अगर पीसीओडी काफी ज्यादा है जिनको, तो हम उसको गर्डल पैक भी देते हैं। मतलब जैसे हमारा लंगोट होता है ना, तो एक तरह से आप समझो लंगोट की तरह लपेट लगाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बेसिक हिप बात बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एटलीस्ट 6 आसन हमने इसमें ऐड करने हैं, जो कि स्पेशली आपके हिप एंड लोअर अब्डोमेन एंड अब्डोमेन को फोकस करते हैं। कलर थेरेपी, जैसे कि मैंने कहा, तो कलर थेरेपी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फूड, बट उसको अप्लाई भी करना है। तो अगर घरेलू तरीके से करें तो जिस तरह का बॉडी टाइप है, वो तो ऑफ कोर्स एक बार एक पर पर्सन होता है, एक डिटेल्ड उनसे वो लेके उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से किस कलर की ज्यादा जरूरत है। तो इजी बहुत है कि कलर्ड वाटर चार्ज बस अगर आप पी लो, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक सेंटर में जाओ और एक कलर ट्रीटमेंट लो इम्पोर्टेंटली, बट कलर बॉटल जो होती हैं, एंड आजकल एक्चुअली बहुत इजी हो गया, हमारे टाइम पे डिफिकल्ट था। आजकल तो आप होम सेंटर्स और इन सब में जाओ तो आपको कलर्ड बॉटल, सारी कलर की बॉटल्स मिल जाती हैं। तो जिस तरह का बॉडी टाइप रिक्वायरमेंट है, मोस्टली देखा गया है, क्योंकि अगेन कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंड हार्मोन की वजह से भी जो स्ट्रेस पे इफेक्ट आता है, तो मोस्टली पिंक, लाइट रेड कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। तो हाइड्रोथेरेपी में सिंपल लपेट, और कलर थेरेपी में बॉटल का चार्ज वाटर जो उनको कंज्यूम करना है। ठीक है। और डाइट के केस में जो उनके बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन कम लग रहा है, क्या चीजें कम लग रही हैं वो। एंड हाँ, मेजरली तो यही है। बाकी इसमें अगर जैसे आप इंडिविजुअली, आसनास का बता रहे थे कि जी 6 आसनास यू रिकमेंड, तो वो जी कौन कौन से आसनास आप रिकमेंड करते हैं? ओके, तो सबसे पहले तो सिंपल भुजंगासन। ओके। एंड ऑल्सो जो हम उसको बोलते हैं उदरकर्षणासन, राइट, जो पीठ के बल लेट के हम ट्विस्टिंग करते हैं। फिर वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सिंपल जो हम चक्की चलाते हैं, चक्की राइट, चालन आसन। चक्की चालन आसन। और आपका तितली पोज जो बटरफ्लाई पोज है, ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वाले हैं। एंड प्लस अ लॉट ऑफ डीप ब्रीदिंग। तो आज के टाइम पे अगर आपको मेडिटेशन का टाइम ना भी मिले तो भी ठीक है, बट डीप ब्रीदिंग जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गया है, अनफॉर्चुनेटली, बट हो गया है। मतलब डीप ब्रीदिंग एक प्रैक्टिस होता था, बट अब वो लिटरली एक ट्रीटमेंट हो गया है। तो क्योंकि बहुत ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे आपने बताया ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रीदिंग आपके माइंड को कंट्रोल करेगा,
और कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को भी जो है वो रेगुलराइज्ड करेगा। और नकारात्मक सोच को छोड़ के आप सकारात्मक सोच लेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पैक्ट और बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये बिल्कुल। कुछ चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि एक्यूपंक्चर कितना रोल प्ले करता है पीसीओडी में और हेल्दी फर्टिलिटी में। कि हम जब बात करते हैं, आजकल एक्यूपंक्चर क्लिनिक्स बहुत ओपन हो रही हैं और इसमें खास करके फर्टिलिटी के ऊपर मास्टरी उनका ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैं चाहूँगा कि कैसे और कौन सी थियरीज आप एक्यूपंक्चर में यूज करते हैं और कैसे उसका बैलेंस आप अचीव करते हैं? ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर ही यूज करते हैं। एक्यूपंक्चर का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो एक्यूपंक्चर रिजल्ट बहुत जल्दी लाता है। एक तो वो है, और दूसरा वो मल्टीपल इश्यूज को कवर कर लेता है, जैसे कि यूट्रस हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, आपका ओवरीज का हेल्थ। तो वो ओवरऑल प्लस स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस कर देता है, और एडेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर बाय चांस कईयों को होती हैं, तो वो उसको भी कवर कर लेता है। एंड एक्यूपंक्चर सिर्फ अगर आप ऐसे ही फर्टिलिटी या पीसीओडी के लिए लो तो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आई थिंक ऑलमोस्ट 5 to 6 सिटिंग्स के अंदर आपका साइकिल्स में काफी इफेक्ट पड़ जाता है। साइकिल्स नॉर्मल, लेस पेनफुल, हेल्दी ओवम दिखता है। एंड उसको आप अलोंग विद आईवीएफ ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हो। तो आईवीएफ की इफेक्टिविटी में 60% बढ़ जाता है अगर आप उसको एक्यूपंक्चर के साथ कोइंसाइड करो। तो बिफोर वो जो आप अगर आईवीएफ काफी कॉमन है वैसे, तो बिफोर इंजेक्शन जो करते हैं, आपका ओवम बाहर ले जाते हैं और फिर आपको जब आप रेडी है, आपका बॉडी रेडी है, तो वो आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं फर्टिलाइज करके। तो बिफोर इंजेक्शन जो होता है, एक्यूपंक्चर प्रिपेयर करता है बॉडी को, और आपका इंजेक्शन का सक्सेस होने का बहुत जबरदस्त चांसेस होता है। एंड इवन एक बार इंजेक्शन हो जाए तो हम ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एक्यूपंक्चर देते रहते हैं टू मेंटेन द हेल्दी बेबी। तो एक्यूपंक्चर इज वेरी फास्ट, विद इन 5-6 सिटिंग्स आपको इफेक्ट आने लग जाता है। ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर जो फॉर्म है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का फॉर्म है, वही। तो ये हमने बहुत बहुत केसेस देखे हैं। एंड ऑल्सो केसेस जिनमें दे डोंट वांट आईवीएफ, उनको आईवीएफ नहीं चाहिए, इश्यूज हो रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है। बट कई बार क्या होता है कि आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। इनका यूट्रस वीक है, या इनका ओवरी वीक है, या इनके एग्स वीक है, नहीं पता चल पा रहा होता है। तो इन दैट केस ऑल्सो एक्यूपंक्चर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो विद इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स आपको रिजल्ट आ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए एम रखते हैं और हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो ट्रीटमेंट्स आपने नेचुरोपैथी के सजेस्ट किए विद आसनास एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूपंक्चर का इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। और एक्यूपंक्चर कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए या साइकिल्स को नॉर्मल करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। और जैसे बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि 6 to 7 सेटिंग्स के अंदर अगर पीरियड्स नॉर्मल हो रहे हैं देन इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल। और अगर ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। वैसे भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो देन इफ़ यू आर ट्राइंग इट, देन इफ़ यू आर गेटिंग इट सक्सेस, तो वो उससे अच्छी चीज़ और कुछ है नहीं कि इफ़ यू बिल्कुल आर गेटिंग दी सक्सेस। तो यहाँ पर अब मैं केवल इन शॉर्ट और लास्ट क्वेश्चन ये मैं पूछूंगा कि डाइट में जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स का तो बताया ही, पर खास करके कहते हैं कि कैल्शियम का, आयरन का, फॉलिक एसिड का, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है व्हेन दी हेल्दी प्रेगनेंसी अकर्स। और जब कंजीव हो जाता है उसके बाद उसके उसको बाद हाँ। उसको उसको हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और मूविंग टुवर्ड्स द नेचुरल चाइल्ड बर्थ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम सिजेरियन सेक्शन,
तो उसके लिए कुछ हेल्दी टिप्स आप अगर सजेस्ट करेंगे चलते चलते, तो वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा एक एडवाइस रहेगा आपकी तरफ से। जी, तो जैसे कि हम हेल्दी प्रेगनेंसी की बात करें तो एटलीस्ट 1 to 2 स्पून्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स डेली, ठीक है, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ आपका ओमेगा 3, ओके, एंड प्लस एडेड हम क्योंकि अनफॉर्चुनेटली खजूर और ये चीजें मना करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल पार्ट, बट क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे मिथ्स चल रहे होते हैं, तो उसको मना करते हैं। तो उसके बजाय अगर आप फ्रूट इनटेक ऑफ आयरन ले लें, लाइक एप्पल्स इंक्रीज कर लीजिए, गाजर इंक्रीज कर लीजिए, बीटरूट्स इंक्रीज कर लीजिए, पालक लेके आइए अपने डाइट में डेली। पालक नहीं भी तो कोई भी ग्रीन लीफीज ला सकते हैं जो हम सैलेड्स में भी यूज कर सकते हैं, उनको आप ऐड ऑन कर दीजिए। सो एनी ऑफ दीज, सो आई थिंक बेसिकली जब आप प्रेगनेंसी पे पहुंच जाते हैं तो आपको रेड एंड ऑरेंज कलर के जो भी वेजिटेबल्स हैं और जो भी फ्रूट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सो रेड एंड ऑरेंज इज द कलर जो हमको चाहिए वंस वी वांट टू रिटेन हमारा प्रेगनेंसी का हेल्थ की जरूरत है हमको। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स इज ऑफ कोर्स तिल, ओके, बट तिल उसका रोस्टेड और इंडियन फॉर्म में नहीं यूज करके, जो तिल के लड्डू और उस फॉर्म में नहीं यूज करके, उसको सोक करके और उसको 1 दिन छोड़ के, जैसे कि वो फर्मेंट हो जाए, उस सोर्स में यूज करना दोनों चीजों को फुलफिल करता है। एक तो वो प्रोबायोटिक हो जाता है और वो हाई इन कैल्शियम हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो वो कोई भी तरह का हार्म नहीं लेके आता है। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा। और पहले के टाइम पे कहते थे कि खास करके ऐसी प्रॉब्लम्स होती नहीं थी क्योंकि उनका डाइट अच्छा था, न्यूट्रिशन अच्छा था और फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी पे भी काफ़ी ध्यान देते थे। और उसमें बिल्कुल खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस जब वो करते थे और उनका काम के दौरान ही हो जाता था, जब वो चक्की चलाते थे और गेहूं को पीसते थे, आटा बनाते थे, तो कंप्लीट अभी भी एब्डोमिनल एक्चुअली मूवमेंट्स। गांव वगैरह में हाँ, आप जैसे ही प्रेग्नेंट होते हो वो पोचा पोचा बोलते थे कि अब तुम लगाओगे पोचा, हाँ, तो बिकॉज वो इट इज हाँ, एक्सरसाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो उससे मसल भी स्ट्रेंथनिंग होगा, आपके यूट्रस में होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आपको नेचुरल चाइल्ड बर्थ में भी वो हेल्पफुल करेगा हेल्पफुल और होगा, हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। क्योंकि अगर मसल्स वीक हैं तो पेन बेयरिंग कैपेसिटी भी जो है वो कम होगा। कम हो जाएगा। मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, मसल्स का एंड्योरेंस पावर अगर बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज और खास करके फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, उस पे ध्यान जरूर देना होगा। दीदी यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो अच्छी चीजें भी एक्सचेंज हुई, पर बिल्कुल। जो आपका काम और जो आपने हमारे दर्शकों के साथ में ज्ञान बांटा है, निश्चित उनको बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं एक समाज को अच्छी चीज देना हमारा उद्देश्य रहता है, बिल्कुल जिसके कारण हम चाहते हैं कि सब जो हमारे स्पेशल इनवाइटीज हैं वो अच्छी चीजें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे शो में आके दर्शकों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी धन्यवाद आपका। बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। दर्शकों से कहूंगा ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहें और ऐसे ही हमारे शो को प्यार देते रहें, क्योंकि आपका प्यार हमको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करता है, हमको ऐसा फीलिंग देता है कि हमें और अच्छे से आपकी सेवा करनी है और नॉलेज शेयर करना है। इसीलिए हम मेहनत करते हैं और हमारी फील्ड में खास करके जो BNYS फील्ड में है और जिन्होंने एक्सपर्टीज जैसे बन के काम किया है और अच्छा काम किया है, हर एक फील्ड में अनोखा काम किया है, हम चाहते हैं उनको हमारे शो में लेके आए और आप तक उनकी इंफॉर्मेशन, उनका जो एक्सपर्टीज है वो पहुंचाएं। इसके लिए आपको करना केवल इतना है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से शेयर करें
और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको पहुंचेगी सब्सक्राइब करने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका भी और हमारे स्पेशल इनवाइटी का भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।